बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों के अंतर्गत आती है। बच्चों, इसके अंदर हम जनसंचार माध्यम और लेखन के बारे में जान रहे हैं और हमारा जो प्रकरण चल रहा है वो जनसंचार माध्यम है। देखो बच्चों, हम जनसंचार और संचार दोनों के बारे में जान चुके हैं, साथ ही हम इसके कार्यों के बारे में जान चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा आज का जो प्रकरण है वो है भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। जनसंचार क्या है, संचार क्या है और इसके कार्य क्या है, ये सब चीज़ हम जान चुके हैं। लेकिन इन जनसंचार के जो माध्यम है इनका भारत में कैसे विकास हुआ, इसके बारे में हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो बच्चों, हर किसी को अपना इतिहास जानने की इच्छा होती है कि कोई चीज़ कहाँ से आई है या कैसे आई है। उसी प्रकार जनसंचार के माध्यम किस प्रकार हमारे भारत में आए और क्या प्रागैतिहासिक काल से ही हमारे यहाँ पर हमारे भारत में ये चल रहे थे, यानी पश्चिमी देशों से जो जनसंचार के साधन हमारे पास आए, क्या उससे पहले भी हमारे भारत में कोई जनसंचार के साधन थे? क्योंकि हमारा भारत है जो कि वैदिक भारत है और बहुत प्राचीन भारत है, और भारत का जो इतिहास है और इतिहास के साथ में जो भारत का पुराना विज्ञान है वो काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। तो हम देखते हैं जनसंचार माध्यमों का विकास भारत में कैसे हुआ। भारत में आज जनसंचार के आधुनिक माध्यम जिस रूप में मौजूद हैं उसकी प्रेरणा भले ही पश्चिमी जनसंचार माध्यम रहे हों, लेकिन हमारे देश में भी जनसंचार माध्यमों का इतिहास कोई कम पुराना नहीं है। देखो वही बात है, भारत में आज जनसंचार के आधुनिक माध्यम जिस रूप में मौजूद है, किस रूप में मौजूद है? अखबार के रूप में मौजूद है, पत्र पत्रिकाओं के रूप में मौजूद है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, रेडियो है और भी बहुत सारी चीज़ें उनके सामने जनसंचार के जो आधुनिक माध्यम है ये आज हमारे सामने मौजूद है। इसकी प्रेरणा हमारे पास कहाँ से आई? पश्चिमी जनसंचार से आई। लेकिन हमारे देश में भी जनसंचार माध्यमों का जो इतिहास है वो कोई कम पुराना नहीं है। बड़ी सहजता के साथ इसके बीच पौराणिक काल के मिथकीय पात्रों में खोजे जा सकते हैं। मिथकीय यानी काल्पनिक जो पात्र हैं, जिन काल्पनिक पात्रों को हम देखते हैं, उन काल्पनिक पात्रों के रूप में हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो जनसंचार के जो बीज है उनको हम खोज सकते हैं। हमारे काल्पनिक पात्र कौन है? नारद जी। नारद जी को हालांकि आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम नारद जी को ऋषियों का सबसे बड़ा गुरु मानते हैं, यानी नारद जी हैं जो सबसे बड़े ऋषि हैं। नारद जी जो थे प्रागैतिहासिक काल के तो नहीं थे, लेकिन माना जाता है देवताओं के काल में, जब पहले कोई सतयुग त्रेतायुग जब चलते थे तो नारद जी थे वो जनसंचार का एक बहुत बड़ा माध्यम थे। यहाँ की बात सुन के वहाँ पहुँचाते थे, यानी कि वो जो कहते हैं स्वर्गलोक की बात सुन करके धरती तक लाते थे और धरती की बात सुन करके स्वर्गलोक तक ले जाते थे। तो ये मिथकीय जो पात्र हैं इनमें हम अपने जनसंचार के साधन खोजते हैं। इसके अलावा धीरे धीरे जब प्रागैतिहासिक काल आया और उसके बाद में और भी आगे ये आदिकाल आया या और भी जो काल आए, उनमें किस तरह राजाओं के समय में, ब्रिटिश समय में किस तरह जनसंचार का विकास हुआ, उसको हम यहाँ आज देखेंगे। तो देखो, देवऋषि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। कहते थे ना, नारद जी इधर की उधर करते थे, यानी इस बात को इधर पहुंचाते थे और उस बात को उधर पहुंचाते थे। तो नारद जी को पहला समाचार वाचक माना जाता है। वीणा की मधुर झंकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु थे। नारद जी क्या थे? वीणा बजाते थे और वीणा की उस मधुर झंकार के साथ धरती और देवलोक यानी स्वर्गलोक के बीच का संवाद सेतु थे। उन्हीं की तरह महाभारत काल में महाराजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को युद्ध की झलक दिखाने और उसका विवरण सुनाने के लिए जिस तरह संजय की परिकल्पना की गई है, वे अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करती है। आज की जो पश्चिमी संचार व्यवस्था है वो भी इतनी समृद्ध नहीं है या वो भी इतनी विकसित नहीं हुई है जितनी कि हमारी जो प्राचीन समाचार व्यवस्था थी, यानी कि जो कि परिकल्पना के रूप में है। जैसे कि नारद जी के बारे में कहा जाता है वो देवलोक से धरती तक के बीच के संवाद सेतु थे। उसी प्रकार जब कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, कहा जाता है उस वक्त जो अंधे धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता थे, वो और उनकी पत्नी गांधारी जो युद्ध में गए नहीं धृतराष्ट्र, तो उनको युद्ध का, क्योंकि धृतराष्ट्र राजा थे तो इसलिए उनको युद्ध का वर्णन सुनाना आवश्यक था। तो उसके युद्ध की झलक दिखाने, यानी कि युद्ध कैसे हो रहा है, इसके लिए कहते हैं भगवान कृष्ण ने, ये एक अंतर कथा है, भगवान कृष्ण ने संजय जो कि उनका सारथी था उसको क्या दी? एक दिव्य दृष्टि दी, और उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से संजय ने वहीं बैठे बैठे उस युद्ध को देखा और धृतराष्ट्र और गांधारी को वो युद्ध सारा उसका विवरण सुनाया। तो यह संजय की जो परिकल्पना है वो एक अत्यंत समृद्ध और संचार व्यवस्था की परिकल्पना है। जो संजय के द्वारा जो विवरण सुनाया गया वो क्या करता है? वे अत्यंत समृद्ध और संचार व्यवस्था की ओर इशारा करता है, यानी भारत की जो संचार व्यवस्था थी, प्राचीन संचार व्यवस्था, वो बहुत ही समृद्ध थी।
जन भावनाओं को राज दरबार तक पहुंचाने और राजा का संदेश जनता के बीच प्रसारित करने की समृद्ध व्यवस्थाओं के उदाहरण बाद में भी दिखाई पड़ते हैं। देखो, उसके बाद राजा आए। अभी 200-400 साल पहले की बात है, जब राजाओं का राज था तो क्या होता था, जो जन भावनाओं को राज दरबार तक पहुंचाने, यानी जनता की जो भावनाएं होती थी, जनता जो अपनी फरियाद करती थी उसको राज दरबार तक पहुंचाने और राजा का संदेश जनता के बीच प्रसारित करने की जो समृद्ध व्यवस्थाओं के उदाहरण बाद में भी दिखाई पड़ते हैं। यानी कि नारद जी का तो था ही हमारे पास एक उदाहरण, उसके अलावा जो धृतराष्ट्र और गांधारी को संजय के द्वारा जो युद्ध का विवरण सुनाया गया उसका भी हमारे पास एक उदाहरण है। उसके अलावा कहते हैं जब राजाओं का राज था तो राज दरबार तक पहुंचाने के लिए राजा का जो संदेश होता था जनता के बीच किस प्रकार प्रसारित किया जाता था और जनता की बात राज दरबार तक किस प्रकार पहुंचाई जाती थी, वो उन व्यवस्थाओं के उदाहरण बाद में देखने को मिले। जैसे मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे सम्राटों के शासनकाल में स्थायी महत्व के संदेशों के लिए शिलालेख और सामयिक या तत्कालिक संदेशों के लिए कच्ची शाही या रंगों से संदेश लिखकर प्रदर्शित करने की व्यवस्था और मजबूत हुई। देखो बच्चों, आपने देखा होगा मुनादी जो एक शब्द होता है, मुनादी का मतलब होता है राजा ने कोई संदेश भेजा और जनता तक पहुंचाना तो लोग ढोल बजाते थे। मतलब राजा के जो दूत होते थे वो आकर के चौराहे पे आकर के जोर जोर से ढोल बजाते थे कि राजा ने ये संदेश दिया जो सारी जनता तक पहुंच जाए। एक तो ये उदाहरण था उसमें। दूसरा क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे सम्राट हुए तो उनके शासनकाल में जो वो आज भी उनके शिलालेख लिखे हुए मिलते हैं, अशोक के शिलालेख बहुत जगह मिलते हैं, उन्होंने स्थायी रूप से पत्थरों के ऊपर शिलालेख खुदवा दिए। क्या कि स्थायी रूप से खुदवा दिए, जो कि आज भी हमें जगह जगह मिलते हैं। तो संदेशों के लिए शिलालेख और सामयिक या तत्कालिक संदेशों के लिए जो हाथों हाथ के संदेश होते थे, मतलब अभी तुरंत जो संदेश भेजने होते थे, उनके लिए कच्ची शाही या रंगों से संदेश लिख करके प्रदर्शित करने की व्यवस्था और मजबूत हुई। यानी कि जो संदेश वो ये चाहते थे कि हमारे जो वंशज आए, यानी हमारे बाद जो पीढ़ियाँ आए वो हमारे संदेशों को पढ़े, उन संदेशों को तो उन्होंने शिलालेखों पर पत्थरों पर खुदवा दिया। लेकिन जो तत्कालिक होते थे, यानी तुरंत जो जनता को बताने होते थे, उनके लिए वो कच्ची शाही या रंगों से संदेश लिखकर प्रदर्शित करने की व्यवस्था अपनी उन्होंने इस तरह की अपनी व्यवस्था कर रखी थी। यानी कि ये भी एक जनसंचार का बहुत अच्छा माध्यम था। इसके अलावा तो उनके पास वो कोई माध्यम ही नहीं था, यही एक उनके पास माध्यम था। तब बाकायदा रोजनामचा लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाने लगे। रोजनामचा अपन देखते हो आपके स्कूल में भी क्या होता है, डेली का अखबार की समाचार लिखे जाते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर। भाई बच्चे तो सुबह सुबह आ जाते हैं, उन्हें वो न्यूज़ कहाँ से देखेंगे, इसलिए अखबार के जो मुख्य समाचार होते हैं या तो प्रार्थना सभा में बोल करके सुनाए जाते हैं या फिर बोर्ड पे लिख दिए जाते हैं। और उसी तरीके से क्या होता है कि जैसे बाकायदा रोजनामचा मतलब रोजाना के जो समाचार होते थे उनको लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाने लगे और जनता के बीच संदेश भेजने के लिए भी सही व्यवस्था की गई। यानी कि जो जनता के बीच में संदेश भेजा जाता था उसकी भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अब देखो, लेकिन भारतीय संचार परंपरा की खासियत यह भी रही कि राज दरबारों के समानांतर हमारे यहाँ लोक माध्यम की भी सुलझी हुई व्यवस्था मौजूद रही। देखो, राज दरबारों के अलावा जैसे जैसे राज दरबारों की व्यवस्थाएं चल रही थी उसके समांतर हमारे लोक माध्यम, जो हमारे जनता के बीच में, जो लोक के बीच में जो माध्यम थे, उनकी भी व्यवस्था मौजूद रही। इसके संकेत हमको प्राग ऐतिहासिक काल से ही मिलते हैं। ये देखो, भीमबटका के गुफा चित्र हैं। क्या है, भीमबटका के गुफा चित्र बने हुए। इन चित्रों के माध्यम से भी जो हमारे पूर्वज थे वो संदेश दे करके गए हैं अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को। इसको देखो, भीमबटका के गुफा चित्र इसके प्रमाण है। ये समानांतर व्यवस्था बाद में कठपुतली और लोक नाटकों की विधिक शैलियों के रूप में दिखाई पड़ती है। देखो, इसको दोबारा समझो। भारतीय संचार परंपरा की व्यवस्था क्या रही कि खासियत यह है कि राज दरबारों के समानांतर, जैसे राज दरबारों में क्या होता था, शिलालेख खुदवा दिए गए कच्ची, और जो रोजाना के समाचार लिखे जाते थे, वही जो संदेश जनता को देने होते थे रोजाना के लिखे जाते थे कच्चे रंग या कच्ची शाइयों से। इसके अलावा लोक माध्यम की भी सुलझी हुई व्यवस्था यहाँ मौजूद रही। किसमें, राज दरबारों के बाद में जो लोक माध्यम थे, लोगों के बीच में जो मतलब तरीका था एक दूसरे को समाचार भेजने का, वो भी एक सुलझी व्यवस्था हमारे प्राचीन भारत में शुरू से ही रही है। इसके संकेत हमको प्राग ऐतिहासिक काल से ही मिलते हैं। यानी आदिकाल से पहले जो प्राग ऐतिहासिक काल था हमारे इतिहास से पहले, उसमें मिलते हैं भीमबटका के जो ये गुफा चित्र हैं। यानी भीमबटका एक जगह है वहाँ पर महाराष्ट्र में, वहाँ पर ये जो गुफा चित्र मिले हैं उसका ये प्रमाण है। यहाँ समानांतर व्यवस्था बाद में कठपुतली और लोक नाटकों की विविध शैलियों के रूप में दिखाई देती है। यानी भीमबटका में प्रागैतिहासिक काल के जो हमारे पूर्वज थे वो क्या करके गए थे, मतलब इस तरीके के चित्र बना के चले गए। यानी वो कुछ संदेश देना चाहते थे आने वाली पीढ़ियों को। अब वो जब वो वाला समय समाप्त हो गया तो उसके बाद में यही वाली समानांतर व्यवस्था किसके माध्यम से की गई, कठपुतली और लोक नाटकों के माध्यम से।
यानी जनता को यदि कोई संदेश देना होता था, आपने वो पपेट शो देखा है कठपुतली वाला, उसके माध्यम से भी जनता को अच्छे अच्छे संदेश दिए जाते थे और लोग नाटक करके, लोग जनता के बीच में जा कर के, गली मोहल्लों में जा कर के नाटक करके भी संदेश पहुंचाते थे। ये भी एक जनसंचार की व्यवस्था थी। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विविध नाट्य रूपों कथावाचन, बाउल, सांग, रागनी, तमाशा, लावणी, नौटंकी, जात्रा, गंगा गौरी, यक्षगान आदि का विशेष महत्व है। ये क्या है? ये लोक माध्यम है। क्या है? लोक माध्यम है। हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में आज भी ये प्रचलित है। जो हमारा आदिवासी जनसमुदाय है उसके बीच में भी प्रचलित है और वैसे भी ये बहुत प्रचलित है। नाट्य रूप और कथावाचन, आप नाट्य रूपों और कथावाचन, जैसे आप इसको रासलीला का रूप देख सकते हो। रासलीला है, रामलीला है। रासलीला होती है मथुरा में, वृंदावन में, यानी ब्रज की जो भूमि है वहाँ कृष्ण की रासलीला होती है। इसके अलावा रामलीला होती है ना अपने यहाँ अक्टूबर में जब दशहरा आता है, उससे पहले रामलीला शुरू हो जाती है। कथावाचन, यानी बड़े बड़े कथावाचक हैं हमारे यहाँ, बहुत साधु महात्मा लोग हैं जो कथा का वाचन करते हैं। रामायण सुनाते हैं, महाभारत सुनाते हैं, भागवत सुनाते हैं, सप्ताह सुनाते हैं, गीता सुनाते हैं। तो इन सब के माध्यम से ये सब क्या है? जनसंचार के माध्यम है। क्या है? जनसंचार के माध्यम है। इससे हमारे पुराने इतिहास के बारे में ये हमको बताते हैं। बाउल, सांग, रागिनी, तमाशा, लावणी, नौटंकी, जात्रा, गंगा गौरी और यक्षगान, ये सब क्या है? हमारे लोक माध्यम है। इनके माध्यम से इस तरीके की क्रिया प्रक्रिया करके एक मतलब जो जनसंचार है, यानी कि एक बात को दूसरी जगह पहुंचाते हैं। जैसे मान लो लावणी जो नृत्य हमको दिखाया गया है, महाराष्ट्र का एक ये लावणी नृत्य है। ये नृत्य बहुत फेमस है महाराष्ट्र में और इसके माध्यम से भी क्या संदेश दिए जाते हैं? तो बाउल, सांग, रागनी, तमाशा तो हमारे यहाँ राजस्थान, उत्तर प्रदेश यहाँ पर भी होता है। मतलब तमाशे का मतलब एक तरीके का लोक नाटक, गली का नुक्कड़ जो नाटक होते हैं उस तरीके के नाटक होते हैं। लावणी एक नृत्य है। नौटंकी भी एक नाटक है। यह नृत्य नाटिका जो होती है। इसके अलावा जात्रा और गंगा गौरी। यक्षगान होता है जो नृत्य नाटिका से मिलता जुलता होता है। ये इस प्रकार के नाटक है जो लोगों के द्वारा, यानी जो अभिनेताओं या कलाकारों के द्वारा खेले जाते हैं और इनके माध्यम से जनता को संदेश दिया जाता है। इन विधाओं के कलाकार मनोरंजन तो करते ही थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक संदेश पहुंचाने और जनमत निर्माण करने का काम भी करते थे। यानी ये जो सब चीज़ें हैं, नाट्य रूप, कथावाचन, बाउल, सांग, रागनी, तमाशा, लावणी, नौटंकी, जात्रा, गंगा गौरी और यक्षगान, इसके जो कलाकार है ये सारी विधाएं हैं और इनके जो कलाकार है जो मनोरंजन तो करते ही हैं। मनोरंजन तो होता है। हम रासलीला देखने जाते हैं तो मनोरंजन तो होता है, साथ ही हमको कृष्ण के बारे में सारा पता चलता है, राधा कृष्ण के बारे में, उनके जीवन के बारे में। हम जब कथावाचन सुनते हैं तो हमको रामायण, महाभारत, जो भी धार्मिक ग्रंथ है जिसकी कथा होती है उसके बारे में भी हमको पता चलता है। बाउल, सांग, रागिनी, तमाशा और ये लावणी, नौटंकी, ये सब जो कलाकारों के द्वारा जो अभिनय करके बताया जाता है, इससे हमको क्या होता है? मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक संदेश भी पहुंचते हैं और जनमत निर्माण करने का भी ये साधन है जो कार्य करते हैं। लेकिन जनसंचार के आधुनिक माध्यम के जो रूप आज हमारे यहाँ है वे निश्चय ही हमें अंग्रेजों से मिले। ये हमारे पुराने रूप हैं। कौन कौन से रूप? हमने सबसे पहले देवऋषि नारद के बारे में पढ़ा, उसके बारे में हमने धृतराष्ट्र के जो सारथी संजय, उसने कुरुक्षेत्र का जो वर्णन सुनाया उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने प्राग ऐतिहासिक काल के जो भीमबटका की गुफाओं में जो चित्र मिले उनके बारे में पढ़ा। और उसके बाद राज दरबारों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे जो राजा हुए उन्होंने जो शिलालेख खुदवाए उनके बारे में पढ़ा। और साथ ही लोक माध्यम के जो साधन हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि लोक माध्यम के साधन बाद में किस रूप में बदल गए, यानी कलाकारों के माध्यम से रासलीला है, रामलीला है, जात्रा है, गंगा गौरी है, यक्षगान है, इसके माध्यम से कलाकार इन विधाओं को सब जगह जनमत में पहुंचाते थे और एक संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। लेकिन जनसंचार के ये तो हमारे सारे साधन क्या थे? प्राचीन साधन थे। लेकिन जनसंचार के आधुनिक माध्यमों के जो रूप हमारे पास है वे निश्चय ही हमें अंग्रेजों से मिले हैं। यानी जब हमारे यहाँ ब्रिटिश लोग आए 1700 के बाद में, जब अंग्रेज लोग आए तो उनसे ही हमको ये सारे साधन मिले हैं। चाहे समाचार पत्र हो या रेडियो हो, टेलीविज़न हो या इंटरनेट, सभी माध्यम पश्चिम से ही आए हैं। कहाँ से आए हैं? पश्चिम से आए हैं। हमने शुरुआत में उन्हें उसी रूप में अपनाया, लेकिन धीरे धीरे वे हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंग बनते चले गए। चाहे फिल्में हो या टीवी सीरियल हो, एक समय के बाद वे भारतीय नाट्य परंपरा से परिचालित होने लगे। शुरू में तो हमने क्या किया? जैसे अंग्रेजों ने पत्रिकाएँ निकाली, हमने उनको उसी रूप में अपनाया। जैसा अंग्रेज़ों ने दिया वैसा हमने उसको अपना लिया। लेकिन जब अंग्रेज चले गए तो हमने क्या किया? उस जो आधुनिक जो माध्यम है उनको हमने क्या किया? हमारी सांस्कृतिक विरासत में उसको लीन कर लिया, उसको मिला लिया और ये सारे आधुनिक माध्यम है वो हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंग बनते चले गए। आप देखते हो
जो परिवर्तन है वो संसार का नियम है, हमेशा एक जैसी चीज़ नहीं रहती है। आज हम आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हो आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। पहले तो केवल ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा कोई कुछ था ही नहीं। हम तो विद्यालय जाते थे और विद्यालय से पढ़ के आते थे। लेकिन जैसे ही समय बदला, परिस्थितियां बदली और ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू हो गई, तो परिवर्तन संसार का नियम है, यानी कि परिवर्तन सदैव होते रहते हैं। तो ये जो जैसे अंग्रेज़ों ने हमको दिया, शुरुआत में हमने उनको वैसा ही अपनाया, लेकिन धीरे धीरे पश्चिमी देशों के जितने भी जनसंचार के माध्यम थे वो हमारी विरासत के अंग बनते गए, हम उनमें घुलते मिलते गए और हमने उन्हें अपनी संस्कृति का एक अंग बना लिया। आजकल चाहे फिल्में हो, टीवी हो, सीरियल हो, एक समय के बाद वे भारतीय नाट्य परंपरा से परिचालित होने लगते हैं। यानी जितने भी हमको अंग्रेज़ों से जो भी जनसंचार के माध्यम जो भी मिले हैं, उनको हमने अपनी जो ये फिल्में, टीवी, सीरियल, इन सब में उनको एक साथ मिला लिया है या मिक्सअप कर लिया, और उन्हीं को हमने अपनी भारतीय संस्कृति में क्या कर दिया है, मिला लिया है। इसलिए आज के जनसंचार माध्यमों का खाका भले ही पश्चिमी हो, लेकिन उनकी विषय वस्तु और रंग रूप भारतीय है। यानी शुरुआत भले ही पश्चिमी हो, यानी हमने समाचार पत्र, हमने रेडियो, टेलीविज़न, फिल्में सब अंग्रेज़ों से सीखी है, लेकिन हमने उनका खाका भले ही उनसे लिया हो पश्चिमी देशों से, लेकिन उसकी जो विषय वस्तु और रंग रूप है वो भारतीय है। उसको हमने भारतीय संस्कृति के साथ मिला जुला लिया है। चूँकि उसकी भूमिका भी कहीं अधिक बढ़ चली है, इसलिए जहाँ वह शासक वर्ग के लिए राष्ट्र निर्माण की दिशा तय करता है, वहीं जनमत की भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। कौन? जनसंचार का जो माध्यम है। देखो बच्चों, हम हैं जैसे ही रहेंगे, हम भारतीय हैं, हम हैं जैसे ही रहेंगे, हमारी जो संस्कृति है वैसी रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि हमने पश्चिमी देशों से जो कुछ ले लिया तो हम भी पश्चिमी देशों जैसे हो गए या बिल्कुल उन लोगों की तरह हम हो गए, ऐसा नहीं होता है। हमने उनकी चीज़ें ली, हमने उनसे कुछ सीखा और उसको लेकर के हमने उसे अपनी भारतीय संस्कृति में क्या कर दिया, उसके रंग में उसको मिला दिया, भारतीय संस्कृति के रंग में। तो ऐसा करने से विषय वस्तु और रंग रूप हमारा जो भारतीय ही है, चाहे हमने उसे अंग्रेज़ों से लिया हो, और ऐसा करने से किसकी जनसंचार की भूमिका कहीं अधिक बढ़ गई है। यानी कि हमने जो जनसंचार के माध्यमों को जाना पश्चिमी देशों से, उसे अपनी भारतीयता में जब मिलाया तो उसकी भूमिका कहीं अधिक बढ़ गई। इसलिए आज जहाँ वह शासक वर्ग के लिए राष्ट्र निर्माण की दिशा तय करता है, शासक वर्ग यानी सरकार के लिए, सरकार का क्या काम है, राष्ट्र का निर्माण करना, वहीं जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। कौन? जनसंचार का माध्यम। यदि सरकार कोई कार्य कर रही है और सरकार जो कार्य कर रही है वो जनमत तक नहीं पहुंचेगा तो कैसे जनता को पता चलेगा? उसके लिए जनसंचार का माध्यम होना बहुत आवश्यक है। यानी जिस सरकार को हमने चुन के भेजा है, जिस शासक को हमने चुन के भेजा है, वो हमारे लिए क्या कार्य कर रहा है, उसकी जानकारी होना हमको किसके माध्यम से होगी? जनसंचार के माध्यम से होगी। तभी जनता की भागीदारी वहाँ सुनिश्चित होगी। इसलिए जनसंचार के माध्यम होना बहुत आवश्यक है। जनसंचार माध्यमों के वर्तमान प्रचलित रूपों में प्रमुख है समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट। इन माध्यमों के जरिए जो भी सामग्री आज जनता तक पहुंच रही है, राष्ट्र के मानस का निर्माण करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, अपने जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि एक शासक वर्ग बनाते हैं, एक सरकार बनाते हैं, फिर वो हमारे लिए काम करते हैं, देश के विकास के लिए काम करते हैं। हमने उनको चुना और भेज दिया, लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, जनता के लिए क्या कर रहे हैं, इन सबको जानने के लिए जनसंचार के साधन होना बहुत आवश्यक है। तो इन्हीं जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं? समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट। इन्हीं के माध्यम से जो भी सामग्री आज जनता तक पहुंच रही है, जितने भी काम हो रहे हैं सब जनता तक पहुंच रहे हैं, और राष्ट्र के मानस का निर्माण करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है राष्ट्र का विकास करने में, या सरकार को और जनप्रतिनिधि समझ लो, चाहे सरकार समझ लो, और जनता को आपस में जोड़ने का। कोई भी समाचार हो तुरंत हम तक इन जनसंचार माध्यमों से पहुंच जाता है और हमें तुरंत पता चल जाता है कि कहाँ हमारे देश में कहाँ कब क्या कैसे हो रहा है। अब देखो, सबसे सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में, और ये हैं अतीत की कुछ पत्रिकाएं जिनके बारे में भी हम देखेंगे। देखो, जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया है। वाणी को शब्दों में जो पिरोती है वो क्या है? समाचार पत्र पत्रिकाएं। मैं आपको बोल के सुना रही हूँ, आपने एक बार सुन लिया, हो सकता हो कुछ बच्चों के बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, हो सकता हो कुछ बच्चे उसको भूल जाए, लेकिन जब वो शब्दों के रूप में आ जाती है वाणी, तो पत्र पत्रिकाओं का रूप ले लेती है। आप पुस्तकें पढ़ते हो, हम जैसे मान लो टीचर ने क्लास में पढ़ा दिया, उनका पढ़ाया हुआ जब आप पढ़ के चले जाते हैं, उसके बाद आप पुस्तक भी तो पढ़ते हैं ना।
अगर मान लो केवल टीचर का पढ़ाया हुआ वो वाणी जो बोली हुई है वो शब्द क्या है कई बार याद नहीं रहते हैं। जब शब्द छप जाते हैं तो उन छपे हुए शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाते हैं। इसलिए जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया है। हालांकि आपने विशाल दर्शक वर्ग और तीव्रता के कारण रेडियो और टेलीविज़न की ताकत ज़्यादा मानी जा सकती है, लेकिन वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व तो हमेशा बना रहेगा। आज हमारे पास रेडियो है, टेलीविज़न है, इसके अलावा हमारे पास सबसे बड़ा साधन जनसंचार का इंटरनेट है, जो हम ये जान सकते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, पूरे विश्व में, पूरी धरती पर कहाँ क्या हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से तुरंत जान सकते हैं। लेकिन सुबह उठ करके जो अखबार पढ़ने का जो एक आनंद अपने आप में आता है, चाहे आज से हमारे बुजुर्गों से पूछो, उनको इंटरनेट में इतना आनंद नहीं आएगा, उनको अखबार में आनंद आएगा। और एक उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी, जो बच्चे पढ़ने में ज़्यादा मतलब पुस्तकें पढ़ने में अपना ज़्यादा मन लगाते हैं, उनको भी पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में बहुत आनंद आता है। तो जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया है। हालांकि एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है हमारे यहाँ, उसके लिए क्या है, उसकी तीव्रता के कारण, बड़ा दर्शक वर्ग होने के कारण, तीव्रता के कारण रेडियो और टेलीविज़न की ताकत ज़्यादा मानी जा सकती है। क्यों मानी जा सकती है? टेलीविज़न पे मान लो समाचार तुरंत भी आ जाते हैं। टेलीविज़न पे क्या है, हमने कुछ घटना घटी, उसका तुरंत टेलीविज़न पे समाचार आ जाएगा, रेडियो में समाचार आ जाएगा। और एक वाणी से, यानी टेलीविज़न या रेडियो कुछ भी चला रखा है, उसकी एक वाणी से हज़ारों लोग, लाखों लोग उसको सुन सकते हैं। लेकिन अखबार और पत्र पत्रिकाएँ क्या है, मान लो उसको मैं पढ़ रही हूँ तो दूसरा आदमी जब तक इंतजार करेगा कि मैं उसको पढ़ के नहीं दे दूँ, लेकिन इसकी लाखों प्रतियाँ छपती है। पर वही है, टेलीविज़न और जो रेडियो है वो लाखों दर्शकों को एक साथ क्या कर सकता है, अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। लेकिन वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करना आरंभिक माध्यम होने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा ही बना रहेगा। यानी पत्र पत्रिकाएं, अखबार का महत्व सदैव बना रहेगा, चाहे कितना ही टेलीविज़न हो और कितना ही रेडियो हो। आज भले ही प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता हो, लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता था। देखो आजकल क्या है, हम क्या कहते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, किसी भी माध्यम से हमको कोई भी समाचार, कोई भी सूचना, कोई भी मनोरंजन का साधन, कुछ भी यदि हम देख रहे हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं, पत्रकारिता कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पत्रकारिता। हम चाहे इनको पत्रकारिता कह लें, लेकिन आरंभ में शुरुआत किससे हुई थी? प्रिंट के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्रिंट। संवाददाता गया, समाचार लेके आया, या किसी ने अपनी कविता लिखी या उसको भावों को प्रकट किया, तो वो किसके माध्यम से जनता तक पहुंचा था? प्रिंट के माध्यम से। कागज़ पे जब उस वाणी को शब्दों के माध्यम से प्रिंट किया जाता था तो उसी के जरिए क्या करती थी, ये खबरें हैं जो कहाँ पहुंचती थी? जनता तक पहुंचती थी। तो यहाँ लेखक कहना चाहते हैं, आरंभ में केवल प्रिंट माध्यम के जरिए खबरों के आदान प्रदान को पत्रकारिता कहा जाता था, जब टेलीविज़न, रेडियो नहीं थे। मेन पत्रकारिता क्या थी? खबरों को प्रिंटों के माध्यम से जनता तक पहुंचाना, ये मेन पत्रकारिता थी। इसके 3 पहलू हैं। पहला, समाचारों को संकलित करना, दूसरा, उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना, और तीसरा, पत्र पत्रिका के रूप में छापकर पाठकों तक पहुंचाना। देखो बच्चों, कोई भी काम ना बहुत सरल नहीं होता है। रेडियो हुआ, मान लो रेडियो पे कोई है, समाचार आ गया, रेडियो पे भी कोई ऐसा तो है नहीं कि चल के समाचार आ गया, उसके लिए भी संवाददाता कहीं गया होगा, संवाददाता समाचार लाया होगा, समाचार में काट छाट की गई होगी, जो घटना हुई है उसमें उसको एक समाचार बनाया गया होगा, यानी किसी घटना को समाचार बनाया गया होगा, और फिर उसको रेडियो पर एक व्यक्ति के द्वारा, जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, उसके द्वारा बोला गया होगा। इसी प्रकार टेलीविज़न पर। लेकिन पहले क्या था और अब भी यही है, मतलब कि जो समाचार पत्रों में जो समाचार छपते हैं वो किस प्रकार छपते हैं, वो उसके 3 पहलू हैं। पहले समाचारों को संकलित करना। पहले संवाददाता जाएगा, देखेगा कहाँ कौन सी घटना हो रही है, उस घटना के जो मतलब कि वहाँ पर जो लोग खड़े होंगे उन लोगों से पूछेगा कि यहाँ ये घटना किस प्रकार हुई, उस घटना को समाचार को लाएगा, समाचार को, घटना को ला करके उसको समाचार का रूप देगा समाचार में छापने लायक। ये थोड़ी कि जो एज इट इज घटना हुई है उसकी एक एक लाइन तो नहीं लिख सकते, उसको, उस घटना को एक समाचार का रूप देगा, फिर उन्हें संपादित करके छपने लायक बनाएगा। मतलब हर काम के लिए अलग अलग लोग नियुक्त होते हैं। और तीसरा, पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर फिर पाठकों तक पहुंचाना, यानी जो घटना है उसको समाचार बनाया जाता है, वो संपादक के पास जाती है, संपादक उसको अच्छे से देखता है, और देखने के बाद में उसे प्रिंट के द्वारा, यानी जो प्रिंट मशीन होती है, प्रिंटर के द्वारा छाप करके पाठक वर्ग तक पहुँचाता है। ये होती है हमारी पत्र पत्रिकाओं की प्रक्रिया। हालांकि तीनों ही काम आपस में गहरे जुड़े हुए हैं, लेकिन पत्रकारिता के तहत हम पहले 2 कामों को ही लेते हैं, क्योंकि प्रकाशन और वितरण का कार्य तकनीकी और प्रबंधकीय विभागों के अधीन होता है। देखो, तीनों काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। घटना को संवाददाता ने देखा, लेके आया,
वहाँ से लिख करके लेके आया, ला करके उसको समाचार बनाया, फिर संपादक को दिखाया, संपादक ने उसको देखा और देख करके उसमें काट छाट की, भाई कहाँ कितना क्या करना है, फिर उसको छपने के लिए दिया और छप करके वो फिर क्या हुआ, लोगों में वितरित हुई। तो यहाँ लेखक कहता है तीनों काम आपस में गहरे जुड़े हुए हैं, लेकिन पत्रकारिता के तहत हम पहले दो कामों को लेते हैं। जहाँ संवाददाता जाएगा, घटना घटी है, घटना को ला करके समाचार बनाना, क्योंकि प्रकाशन और वितरण, प्रकाशन यानी छपना, छप करके जो प्रकाशित होती है, और वितरित जो होती है होकर्स के माध्यम से, वे प्रबंधीय विभागों के अधीन होती है। मुख्य कार्य क्या है, घटना को देख करके आना, घटना की जो घटना स्थल पे संवाददाता का जाना, उसका समाचार बनाना, संपादक के द्वारा उसमें काट छाट करना और फिर उसका छपना। ये तीन चीज़ें होती है, ये मेन होती है। उसके बाद में उसका प्रकाशित होना, छप करके बाहर निकलना और वितरण होना, ये क्या है, प्रबंधकीय विभागों के अधीन होता है। जबकि रिपोर्टिंग और संपादन के काम के लिए एक विशेष बौद्धिक और पत्रकारीय कौशल की अपेक्षा होती है। देखो बच्चों, छापने के लिए मशीन है और मशीन में जो डालने के लिए वो बहुत सारे लोग होते हैं, वो जो क्या होते हैं, अपने तकनीकी ज्ञान को उपयोग में लेते हैं। लेकिन जो रिपोर्टिंग और संपादन का जो काम किया जाता है, वो एक विशेष बौद्धिक और पत्रकारीय कौशल की अपेक्षा होती है। यानी कि जो व्यक्ति वास्तव में इंटेलिजेंट हो, पत्रकारिता में का पूरा ज्ञान रखता हो, वो ही व्यक्ति रिपोर्टिंग और संपादन का कार्य कर सकता है। जिनको छापना है वो तो क्या तकनीकी ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, तकनीकी। लेकिन बौद्धिक ज्ञान किसके पास होता है, रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर यानी पत्रकार के पास, और संपादन का काम जो कि उस घटना को समाचार बनाता है, इनके पास एक विशेष बौद्धिक और पत्रकारीय दर्जा इनको मिला हुआ होता है। जहां बाहर से खबरें लाने का काम संवाददाताओं का होता है, वहीं तमाम खबरों, लेखों, फीचरों को व्यवस्थित तरीके से संपादित करने और सुरुचिपूर्ण ढंग से छापने का काम संपादकीय विभाग में करने वाले संपादकों का होता है। देखो, ये दो काम मुख्य होते हैं। बाहर से लाने का काम कौन करता है, संपादक करता है। आपने देखे होंगे ना, टीवी में कई बार रिपोर्टर बोलते रहते हैं, भाई रिपोर्टर है, संवाददाता है, वो बोलता रहता है, फिर उसकी आवाज़ को क्या करते हैं, हमको सुनाते हैं। ये तो रेडियो और टीवी का है। लेकिन अखबारों में जो खबर छपती है, उसके लिए क्या करता है, जो संवाददाता होता है, घटना स्थल पर जाता है और उस घटना को लिख करके लाता है कि यहाँ किस प्रकार कौन सी घटना कैसे घटी है, और फिर तमाम लेखों, खबरों, लेखों, फीचरों को व्यवस्थित तरीके से संपादित करने और उसको सुरुचिपूर्ण ढंग से छापने का काम कौन करता है, संपादकीय विभाग में होता है। पहले उसको घटना को समाचार बनाने का काम कौन करता है, संपादकीय विभाग। पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक है। आज क्या है, आज यानी आज के टाइम में भी पत्रकारिता का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक हो चला है। आजकल बच्चे बीजेएमसी करते हैं यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, एमजेएमसी करते हैं यानी कि मास्टर डिग्री ऑफ जर्नलिज्म, यानी जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता के में भी बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं और पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक होता जा रहा है। अब आप आगे देखो, खबर का संबंध किसी एक या दो विषय से नहीं होता। दुनिया के किसी भी कोने की घटना समाचार बन सकती है, बशर्ते कि उसमें पाठकों की दिलचस्पी हो या उसमें सार्वजनिक हित नहीं हो। देखो बच्चों, खबर का संबंध एक या दो विषय से नहीं होता है। देखो, गली मोहल्ले की खबर होगी, मान लो किसी कॉलोनी की खबर होगी, तो उसका जो संबंध है वो क्या होगा, वो दूसरे जो हमारे एक शहर की गली मोहल्ले की जो खबर है उसके दूसरे शहर वालों से उसका कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि वो एक छोटी खबर है। उसका संबंध किससे होगा, उसी शहर के लोगों से होगा या उसके आसपास की कॉलोनियों से होगा। लेकिन ऐसी खबर हो जो दुनिया के किसी भी कोने की घटना हो, वो समाचार बन सकती है। यानी कोई बड़ी घटना घट जाए तो वो समाचार बन सकती है, बशर्ते उस समाचार में भी पाठकों की क्या हो, दिलचस्पी हो। कई बार क्या है, पाठक दिलचस्पी नहीं लेते, कहते ये क्या समाचार है, ये फालतू चीज छाप दी। तो ऐसा घटना या जो समाचार बन सकती है कि उसमें पाठकों की दिलचस्पी हो या उसमें सार्वजनिक हित नहीं हो, तो यानी उसमें जनता का जो हित है वो निहित हो, तो ऐसी घटनाएं होती हैं जो समाचार बन सकती है। जैसे अभी हमारे देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ तो ये सूचना कैसी थी, ये सूचना बहुत बड़ी थी, तो ये अच्छा समाचार बन गया था। तो इसमें क्या था, इस सूचना में या इस समाचार में सार्वजनिक हित नहीं था या नहीं था। तो इस तरीके की जो घटनाएं होती है वो क्या होती है, वो समाचार बनती है। अब आप आगे देखो, हालांकि दुनिया में अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए 400 साल हो गए। दुनिया में अखबार आए यानी पेपर में जो प्रिंट है, वो जो छपा हुआ है शब्दों का, उसको आए दुनिया में 400 साल हो गए। ये देखो बच्चों, पहले का है जो इस तरीके के अखबार छपते थे। ये बंगाल जो गजट अखबार था, कलकत्ता से छपा था। 1780 में प्रकाशित होने वाला भारत का जो पहला अखबार था, इसका नाम था बंगाल गजट, जो कि अंग्रेजी में छपा था। लेकिन भारत में इसकी शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से शुरू हुई, जो कलकत्ता यानी आज उसका नाम कोलकाता है से निकला था। जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड भी कलकत्ता से ही सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। अब आप देखो, दुनिया में अखबार आए 400 साल हो गए,
लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेज आए, उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसकी शुरुआत की और इसकी शुरुआत भारत में 1780 में जेम ऑगस्ट ही की। कौन थे ये? थे एक अंग्रेज पत्रकार थे। इन्होंने क्या किया, बंगाल गजट के नाम से एक अखबार निकाला जो कि कोलकाता से निकला था। कहाँ से निकला था? जो उस वक्त इसका नाम कलकत्ता था। और हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, हमारे हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, इसका नाम है उदंत मार्तंड। और जो पहला हमारा अंग्रेजी अखबार था जो भारत में शुरू हुआ, उसका नाम था बंगाल गजट। ये भी कलकत्ता से ही सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। हिंदी भाषा के विकास में शुरुआती अखबारों और पत्रिकाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लिहाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा, जिन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली। देखो, हिंदी भाषा के विकास में हमारे जितने भी बड़े बड़े साहित्यकार हुए, कवि हुए, साहित्यकार हुए, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े निबंध, लेखक, उपन्यास लिखे, इन साहित्यकारों ने क्या किया, पत्रिकाओं में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लिहाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके नाम से एक युग चल रहा है, भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा, जिन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली। इनकी सबसे पहली पत्रिका थी सरस्वती, इन्होंने इसका संपादन किया था। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं भी निकाली। आज़ादी के आंदोलन में भारतीय पत्रों ने अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए पत्रकार की भी भूमिका निभाई। देखो बच्चों, पहले क्या था, भारत में जब हिंदी की पत्रिकाएं चलने लगी तो पहले सूचना या समाचार के लिए पत्रिकाएं नहीं निकली। सबसे पहले जो पत्रिकाएं निकली, जो ये हमारे स्वाधीन नेता थे, स्वाधीनता के जो नेता थे, इन्होंने ये पत्रिकाएं निकाली कि लोगों में स्वाधीनता की अलग जगाने के लिए। किस लिए निकली ये पत्रिकाएं? लोगों में स्वाधीनता की अलग जगाने के लिए। कवियों ने बड़ी बड़ी कविताएं लिखी, वो भी पत्रिकाओं में छपी। वो भी किस लिए थी? कि जनता में स्वतंत्रता की अलग जगाएं, इसलिए ये पत्रिकाएं निकली। तो आज़ादी के आंदोलन में भारतीय पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी के लिखे हुए जो पत्र थे, लोकमान्य तिलक ने जो पुस्तकें लिखी, मदन मालवीय जैसे नेताओं ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए पत्रकार की भूमिका निभाई। गांधी जी को हम समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि आज़ादी दिलाने में अनेक पत्रों ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी ने क्या किया था? बहुत सारे पत्र लिखे थे। क्या किए? बहुत सारे पत्र लिखे। उससे लोगों में क्या हुआ? स्वाधीनता की अलग जगी, यानी लोगों में स्वाधीनता का जोश भर गया था। आज़ादी के पहले के प्रमुख पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, प्रताप नारायण मिश्र, शिवपूजन साय, रामवृक्ष बेणीपुरी और बाल मुकुंद गुप्ता। बच्चों, ये सारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं। इन सब साहित्यकारों ने ये पत्रकारिता की भूमिका भी निभाई, यानी इन्होंने पत्रिकाएं निकाली जिसमें स्वाधीनता के बारे में लिखा और लोगों में स्वाधीनता की अलग जगाई। और ये आज़ादी के पहले के प्रमुख पत्रकार थे। इनको, ये है तो साहित्यकार, लेकिन इन्होंने पत्रकारों की भूमिका निभाई, इसलिए हम इनको पत्रकार भी कह सकते हैं। समय के महत्वपूर्ण अखबारों और पत्रिकाओं में देखो कौन कौन से महत्वपूर्ण अखबार और पत्रिकाएं थे। केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, करमवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत आदि प्रमुख हैं। ये तो सारे साहित्यकार जिनको हम पत्रकार कह रहे हैं, और ये सारे इनके द्वारा निकाले गए अखबार और पत्रिकाएं थी जिन्होंने लोगों के दिल में क्या किया था? स्वाधीनता की अलग जगाई थी। ये सब आज़ादी के पहले के साहित्यकार, पत्रकार थे। लेकिन जहां आज़ादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्ति था, आज़ादी से पहले देखो बच्चों, ये जितनी भी पत्रिकाएं निकली और जितने भी ये निकालने वाले पत्रकार थे, इन्होंने, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, स्वाधीनता की अलग जगाने के लिए ये पत्रिकाएं निकाली। वहीं आज़ादी के बाद पत्रकारिता का लक्ष्य बदलने लगा। शुरुआती 2 दशकों तक तो पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता दिखाती थी, लेकिन उसके बाद उसका चरित्र व्यावसायिक और प्रोफेशनल होने लगा। देखो बच्चों, ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देखो। आज़ादी से पहले पत्रकारिता क्या कर रही थी? आज़ादी से पहले की पत्रकारिता का जो मुख्य लक्ष्य था, स्वाधीनता की प्राप्ति। यानी पहले की जो पत्रिकाएं आज़ादी से पहले थी, उनमें केवल यही छपा हुआ रहता था कि किस तरह, मतलब वो माध्यम बनाकर कविताओं के माध्यम से, निबंध के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से केवल यही लिखा रहता था। जनता के लिए यही एक सूचना होती थी कि तुम्हारे अंदर, सबके अंदर स्वाधीनता की अलग जग जाए और किसी तरह अंग्रेज भारत छोड़ करके चले जाए, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति। इनका लक्ष्य था स्वतंत्रता प्राप्ति। वहीं आज़ादी के बाद अब पत्रकारिता का क्या लक्ष्य रह गया कि उसका लक्ष्य बदलने लगा। स्वाधीनता तो मिल ही गई, अब पत्रकारिता क्या काम करेगी? अब शुरुआती 2 दशकों तक, यानी 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ,
तो 1960-1970 तक हमारा क्या लक्ष्य रहा कि किस तरह ये पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता दिखाती है, यानी इसका जो स्वरूप बदलने लगा और किस तरह राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र के विकास में इसने अपना पत्रकारिता ने अपना योगदान दिया। लेकिन उसके बाद इसका चरित्र व्यावसायिक और प्रोफेशनल होने लगा। पहला स्वाधीनता दिलाना, आज़ादी के बाद क्या लक्ष्य था? देश का विकास करना। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा और पत्रकारिता ने व्यावसायिक और प्रोफेशनल हो गई, यानी जो पत्रकारिता है वो भी एक बिजनेस बन गई। क्या बन गई? बिजनेस। आजकल आप देखते हो टेलीविज़न पर, पहले हम न्यूज़ सुन रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं, समाचार सुनते सुनते अचानक बीच में विज्ञापन आने लगते हैं। इससे पहले केवल दूरदर्शन था, आजकल बहुत सारे चैनल हैं। तो दूरदर्शन पर एक समाचार का समय फिक्स हुआ करता था कि सुबह इतनी बजे आएंगे, दोपहर में इतनी बजे आएंगे, शाम को इतनी बजे आएंगे, मूक बधिर वालों के लिए इतनी बजे आएंगे। उसमें सारे जो समाचार हुआ करते थे देश विदेशों के वो आया करते थे, उसके बीच में कहीं कोई विज्ञापन नहीं था। लेकिन जब से दूरदर्शन, क्या हुआ, दूरदर्शन तो एक स्वायत्तशासी संस्था बन गया, सरकार, केंद्र सरकार से अलग हो गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे। लेकिन सरकार ने क्या, बहुत सारे चैनल खोल दिए। क्या किए? बहुत सारे चैनल, लोगों को चैनल खोलने की अनुमति दे दी। उससे क्या है, ये व्यावसायिक हो गया, यानी कि ये प्रोफेशनल हो गई है जो भी हमारी पत्रकारिता है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि आज़ादी से पहले पत्रकारिता एक मिशन थी, लेकिन आज़ादी के बाद वह एक व्यवसाय बन गई। आज़ादी से पहले पत्रकारिता क्या थी? एक मिशन थी, एक जोश था, एक कोई कारण था कि हम क्यों पत्रकारिता कर रहे हैं, हम किसी के लिए अलग जगा रहे हैं, अपने देश का विकास कर रहे हैं। लेकिन आज़ादी के कुछ समय पश्चात ये एक व्यवसाय बन गई और आज़ादी के बाद अधिकतर पुरानी पत्रिकाएं बंद हो गई और कई नई समाचार पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हो गया। जो आज़ादी से पहले चलते थे, ये आज़ादी के कुछ समय बाद तक चले, उनका प्रकाशन बंद हो गया और नई नई पत्रिकाएँ चलने लगी। आज़ादी के बाद के प्रमुख हिंदी अखबारों में नवभारत टाइम्स, ये आज भी चल रहा है, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और पत्रिकाओं में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक के नाम लिए जा सकते हैं। इनमें से कई पत्रिकाएं बंद हो चुकी है। देखो, आज़ादी के बाद ये प्रमुख पत्रिकाएं चली, नवभारत टाइम्स आज भी चल रहा है, जनसत्ता चल रहा है, नई दुनिया ये आज कहीं दिखाई नहीं देता है, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, ये सारी पत्रिकाएं अभी भी चल रही है। लेकिन और भी बहुत सारी पत्रिकाएं जो चली भी और बंद भी हो गई। इसके अलावा जो पत्रिकाएं, ये तो सारे क्या है, अखबार है। इसके अलावा जो पत्रिकाएं साप्ताहिक की आती है, यानी 7 दिनों की एक पत्रिका आती है, या पाक्षिक आती है, यानी 15 दिनों की पखवाड़ी जो पत्रिका आती है, या मासिक आती है। इन पत्रिकाओं में धर्मयुग, साप्ताहिक मतलब 7 दिन में एक पत्रिका आती थी, हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे आज भी आती है, आउटलुक आज भी आती है, इनके नाम लिए जा सकते हैं। इनमें से कई पत्रिकाएं आज बंद हो चुकी है। आज़ादी के बाद के हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में सच्चिदानंद, हीरानंद वास्यान, अज्ञे, रघुवीर साय, धर्मवीर भारती, मनोज श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया जा सकता है। आज़ादी के बाद जो हिंदी के प्रमुख पत्रकार थे, आज़ादी से पहले के पत्रकार मैंने आपको बताए। बच्चों, इसमें एक प्रश्न बनता है कि आज़ादी से पहले के पत्रकारों और उनकी पत्रिकाओं के नाम लिखें, आज़ादी के बाद के जो पत्रकार और उनकी पत्रिकाओं के नाम लिखें। तो ये आज़ादी के बाद के हिंदी के प्रमुख पत्रकार हैं, अज्ञे जी, रघुवीर साय, धर्मवीर भारती। बच्चों, ये भी साहित्यकार हैं, इसके साथ ये बहुत बड़े कवि भी हैं सारे, मनोज श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभाष, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं। सुरेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया जाता है। ये आज़ादी के बाद के पत्रकार हैं। मैं जस्ट आज़ादी के बाद के पत्रकार बता रही हूँ। आजकल के पत्रकारों में तो आप जानते ही हैं, जो टीवी पर आ रहे हैं, और भी बड़े बड़े पत्रकार हैं आजकल के, तो बिल्कुल नए नए पत्रकार आ गए हैं अब तो। उसके बाद आता है रेडियो। ये तो हमने पढ़ा अखबार, और अखबार के पत्रकार आज़ादी से पहले के, आज़ादी के बाद से, कब अखबार कब शुरू हुआ, हमारे देश में अखबार कब शुरू हुआ, कौन सा पहला अखबार जो हमारे देश में शुरू हुआ वो बंगाल गज़ट अंग्रेजी का था, और उधर मार्तंड जो पत्रिका थी वो हिंदी की, कौन कौन सी पत्रिकाएं शुरू हुई, ये हमने अब समाचारों के बारे में, यानी अखबार का जो विवरण है वो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अखबार के बाद में हमारे पास आया रेडियो। क्या आया? रेडियो। अब तक टेलीविज़न नहीं था, अब हम रेडियो के बारे में पढ़ेंगे। पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह है रेडियो। क्या है? रेडियो। सन 1895 में जब इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी, किसने आविष्कार किया? इटली के एक इंजीनियर थे जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की, तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। कैसे आया रेडियो? यानी इटली के एक इंजीनियर थे जी मार्कोनी, इन्होंने क्या किया? वायरलेस लिया। वायरलेस क्या होता है? बेतार का तार होता है। जहाँ दूर दराज के इलाके होते हैं वहाँ वायरलेस बहुत अच्छे से काम करता है। तो वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को
एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की, तब रेडियो जैसा क्या था, एक माध्यम अस्तित्व में आया, यानी लोगों को, जनता को रेडियो मिला। पहले विश्व युद्ध तक ये सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण औजार बन चुका था। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो लोगों को समाचार कैसे मिले, कहाँ कैसे क्या हो रहा था, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं से जो समाचार प्राप्त होते थे उसमें तो समय लग जाता था, लेकिन ये क्या है, तुरंत सूचना दे रहा था। तो पहले विश्व युद्ध तक सूचनाओं का जो आदान प्रदान का महत्वपूर्ण औजार था वो रेडियो था। शुरुआती रेडियो स्टेशन अमेरिकी शहर पीटर्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले। सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ खुले? अमेरिका के बड़े बड़े शहर हैं पीटर्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो। भारत में सन 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। भारत में सन 1921 में मुंबई में, कहाँ पर? मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से, डाक तार विभाग का सहयोग किस लिए लिया? क्योंकि वो जो टेलीग्राम छपते थे ना, पहले आपने तार सुने होंगे, जो तार छपते थे वो छप करके फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कहते हैं दूसरी जगह प्रिंट हो जाते थे, दूसरे शहर में जाकर के टेली प्रिंटर मशीन होती थी, उसके विभाग की सहायता से पहला संगीत कार्यक्रम इन्होंने प्रसारित किया। 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। हमारे यहाँ भारत में ऑल इंडिया रेडियो आज भी चल रहा है, आप सुनते हो ना, ये ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी है। तो ये ऑल इंडिया रेडियो 1936 में हमारे यहाँ आया और आज़ादी के समय, ये आज़ादी से पहले आ गया था, लेकिन आज़ादी के समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता यानी जो कोलकाता है, मद्रास जिसका नाम आज चेन्नई है, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर, यहाँ 9 जगह रेडियो स्टेशन कब खुल चुके थे? आज़ादी के समय तक, यानी अभी आज़ादी मिली नहीं है, आज़ादी मिलने वाली थी तब तक ये 9 रेडियो स्टेशन खुल सके थे। जाहिर है इनमें से 3 रेडियो स्टेशन विभाजन के साथ पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। एक तो ये ढाका बांग्लादेश में चला गया, इसको भी पाकिस्तान माना गया, उस वक्त ये लाहौर चला गया। इसके अलावा ये पेशावर, ये 3 जो रेडियो स्टेशन थे ये कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। हमारे पास अब 6 रेडियो स्टेशन रह गए थे। आज़ादी के बाद भारत में रेडियो एक बेहद ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ। आज़ादी के बाद रेडियो ने जो प्रचार प्रसार फैलाया वो बहुत ताकतवर माध्यम के रूप में फैलाया, यानी गांव-गांव तक लोगों के पास रेडियो पहुंच गए। पहले बच्चों, आजकल तो क्या रेडियो को एक ट्रांजिस्टर का रूप दे दिया, छोटा सा होता है, और आजकल वो कारवा चलते हैं, वो बहुत छोटे छोटे से गोल गोल आते हैं, है ना, उनमें केवल म्यूजिक ही सुन सकते हो आप। तो पहले क्या, रेडियो एक बड़ा डिब्बे के रूप में हुआ करता था और उसमें 2-3 बटन हुआ करते थे और यहाँ कुछ कुछ लाइनें सी दिखती थी, एक मतलब ये स्पीकर हुआ करता था। फिर बाद में ट्रांजिस्टर आया जिसमें केवल एक ऊपर यहाँ पर लाइन बनी हुई होती थी और उसमें सुई चलती थी, सुई के हिसाब से यहाँ बटन होते थे और सुई के उसको मतलब एक सुई सी होती थी, नेडल से उसको घुमाते थे कि कौन से नंबर के स्टेशन पर कौन सा मतलब स्टेशन ज़्यादा अच्छा बज रहा है या कहाँ गाने आ रहे हैं या कहाँ समाचार आ रहे हैं। तो देखो, आज़ादी के बाद भारत में रेडियो एक ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ। एक धर्मनिरपेक्ष लोक हितकारी राष्ट्र के जन माध्यम के तौर पर देश के नव निर्माण में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपके पास प्रश्न बन सकता है, आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार रही? एक धर्मनिरपेक्ष, हमारा जो राष्ट्र है भारत, वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों का समान रूप से क्या करता है? सम्मान करता है। लोक हितकारी है, यानी लोकतांत्रिक प्रदेश है, लोक के हित में कार्य करता है। राष्ट्र की जन माध्यम के तौर पर देश के नव निर्माण में आकाशवाणी, इसको आकाशवाणी नाम दिया गया। यानी आकाशवाणी पहले किसको कहा करते थे? मतलब देवताओं के समय में कि मतलब एक अचानक से आवाज़ उठती थी और वो आवाज़ सबको सुनाई देती थी, इसलिए इसका नाम भी आकाशवाणी है, क्योंकि आकाश से आवाज़ें आ रही है। किसके अंदर? उस जो एक डिब्बा रूपी रेडियो था उसके अंदर हम कहाँ से मानते थे? आकाश से आवाज़ आ रही है, इसलिए इसका नाम आकाशवाणी दिया गया। आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सूचना और शिक्षा के अलावा देश की समसामयिक संस्कृति को उभारने और राष्ट्रीय नवनिर्माण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों को एक आवाज़ देने का काम भी रेडियो ने ही किया। देखो, रेडियो के बारे में हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। सूचना और शिक्षा के अलावा, सूचनाएं देना यानी समाचार सुनाना, शिक्षा के बारे में बताना, इसके अलावा देश की सामाजिक संस्कृति को, यानी हमारी देश की जो पूरी संस्कृति है उसको उभारने और राष्ट्रीय नवनिर्माण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों को एक आवाज़ देने का काम किसने किया? रेडियो ने किया। रेडियो के माध्यम से ही लोगों तक, यानी जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो काम किए जा रहे थे, जो विकास के काम हो रहे थे, जो लोक के काम हो रहे थे, जो लोगों के द्वारा किए जाने वाले जो काम थे, उनकी सूचनाएं क्या थी? जनता तक इस रेडियो के माध्यम से ही पहुंचती थी कि हमारे देश में अब कहाँ क्या हो रहा है, कौन कौन सी घटनाएं कैसे घट रही है, या हमारे जो जनप्रतिनिधि है, हमारी सरकार हमारे देश के विकास में क्या कर रही है। तो ये सारी जो घटनाएं ये कौन कौन से किसके माध्यम से पहुंचती थी? रेडियो के माध्यम से जनता तक पहुंचती थी।
आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। आकाशवाणी कितने भाषाओं में? 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। देश की 96% आबादी तक इसकी पहुंच है। अभी भी 4% आबादी बची हुई है जो कि आकाशवाणी, जब उसके पास आकाशवाणी यानी रेडियो ही नहीं पहुंचा तो टेलीविज़न तो कहाँ से पहुंचेगा। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषा और 146 बोलियों का कार्यक्रम प्रस्तुत करती है और देश की 96% जो जनता है वो क्या करती है, रेडियो की जो पहुँच है जो 96% जनता तक है। 1993 में FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत के बाद रेडियो के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां भी आ गई। जैसे चैनल्स है ना, टीवी में बहुत सारे चैनल्स आए। तो भारत में पहले क्या था, विविध भारती था, एक अकेला ऑल इंडिया रेडियो था। लेकिन 1993 में क्या हुआ, FM जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है ध्वनि की तरंगे कहाँ तक जा सकती है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसका नाम दिया गया। FM की शुरुआत के बाद रेडियो के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां आई। आप सुनते हो FM 94.3, FM 91 पॉइंट समथिंग, FM 98, FM 92, उन पर बहुत सारे गाने आते रहते हैं, तरह तरह की मतलब सूचनाएं। उसको समाचार नहीं सुनाता है, बोले कई तरीके की मनोरंजन के साधन, आसपास की सूचनाएं वो हमें देता रहता है। तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत जो हुई रेडियो के क्षेत्र में, इसमें कई निजी कंपनियां आगे आई। लेकिन अभी इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को क्या है, समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति नहीं है। ये अनुमति किसको है, केवल विविध भारती को है, ऑल इंडिया रेडियो को है। वो ही केवल क्या कर सकता है, समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों को प्रसारण कर सकता है। ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM शुरू किया गया था हमारे यहाँ, ये मनोरंजन का कार्य कर सकता है, या किसी का साक्षात्कार दिखा सकता है, या कोई घटना बहुत बड़ी हुई है तो उसको अपनी भाषा में सुना सकता है। ये समाचार के रूप में, और सांस्कृतिक चीज़ों को, जो सांस्कृतिक सरकार से संबंधित बातें वो ये समाचार के रूप में नहीं सुना सकता। अभी तक इसको इस चीज़ के प्रसारण की अनुमति नहीं है। 1996 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम के स्वायत्तशासी निकाय को सौंप दिया गया। अब देखो, पहले शुरू में जो चीज़ चलती है, शुरुआत कोई चीज़ सरकार करती है तो अपने अंडर में रखती है ना। तो उसी तरह क्या था, 1996 में आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों केंद्र सरकार के अंडर में थे। किस में थे, केंद्र सरकार के नियंत्रण में थे। लेकिन क्या हुआ, बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश निकला, उस आदेश से क्या हुआ, इनको सीधे सरकार के नियंत्रण से निकाल कर प्रसार भारती नाम से स्वायत्तशासी निकाय को सौंप दिया गया। कारण, जब सरकार के अंडर में रेडियो होगा, आकाशवाणी और दूरदर्शन जब केंद्र सरकार के अंडर में होगी तो वो क्या करेंगी, वो सरकार का ही गीत गाएंगी। क्या करेगी, सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, सरकार ये कर रही है, वो सरकार के विपरीत नहीं बोल सकती क्योंकि वो सरकार के नियंत्रण में है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से इसको स्वायत्तशासी निकाय को सौंप दिया गया, यानी एक अलग से स्वायत्तशासी निकाय कर दिया। पत्रकारिता कभी भी बंद करके नहीं रह सकती, किसी एक व्यक्ति के अंडर में रहकर, या केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के अंडर में पत्रकारिता या मीडिया कभी भी नहीं रहता। इसलिए इसको स्वायत्तशासी निकाय को सौंप दिया गया। अब ये क्या करते हैं, अपनी मर्जी से जनता तक सब चीज़, सरकार के भी जो कार्य हैं वो जनता तक पहुंचा सकते हैं, सरकार की जो कमियां हैं वो भी जनता तक पहुंचा सकते हैं। पहले कमियां नहीं बता सकते थे, लेकिन अब कमियां भी जनता तक पहुंचा सकते हैं। असल में लंबे अरसे तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण रेडियो में आ गई जड़ता को तोड़ने की पहल 1995 में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले में की गई। जड़ता यानी रेडियो क्या कर रहा था, रेडियो केंद्र सरकार के मतलब नियंत्रण में था, तो केंद्र सरकार के ही गीत गाया जा रहा था, केंद्र सरकार में इतने अच्छे काम आ रहे हैं, मतलब एक ही बात को वो बार बार रटे जा रहा था। तो एक जड़ता सी आ गई, जड़ टाइप हो गया। तो उसको क्या हुआ, उसको तोड़ने की पहल सन 1995 में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले ने की कि भाई इसको केंद्र सरकार के नियंत्रण से हटा करके, ये एक तरीके की वो है स्वायत्तशासी संस्था है, तो इसको एक स्वायत्तशासी निकाय को सौंप दिया गया, दूरदर्शन और आकाशवाणी को। इस फैसले में ये कहा गया कि ध्वनि तरंगों पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता और उन्हें मुक्त किया जाना चाहिए। FM के दूसरे चरण के साथ देश के 90 शहरों में 350 से अधिक निजी FM चैनल शुरू हो रहे हैं। अब आप देखो, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उच्चतम न्यायालय का, उस फैसले ने क्या कहा, जो ध्वनि की तरंगें जो चारों तरफ फैली हुई है, मतलब कहने का मतलब तो इनका ये है उच्चतम न्यायालय का कि भाई सरकार इस पर अपना नियंत्रण नहीं रख सकती है, सरकार अपने गीत इनसे नहीं गवा सकती है। यानी कि सरकार अपनी जो कहानियाँ हैं, अच्छी अच्छी बातें जनता तक केवल रेडियो का उपयोग से भेज रही है। इसलिए ध्वनि तरंगों के ऊपर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता, ये तो सबका अधिकार है, जनता का भी अधिकार है। तो इन्हें मुक्त कर देना चाहिए, यानी इन्हें क्या कर देना चाहिए, इन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए। और
तो इस तरीके से जब इनको मुक्त किया गया और स्वायत्तशासी संस्था को सौंप दिया गया। एफएम के दूसरे चरण के साथ, एफएम का पहला चरण 1993 में था, दूसरे चरण के साथ देश के 90 शहरों में 350 से अधिक निजी एफएम चैनल शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही सामुदायिक या कम्युनिटी रेडियो केंद्रों के आने से देश में रेडियो की नई संस्कृति अस्तित्व में आ रही है। अब देखो, एफएम तो शुरू हो ही रहे हैं, इसके साथ ही सामुदायिक या कम्युनिटी एक ही चीज़ है। सामुदायिक यानी एक साथ इकट्ठे होकर के रेडियो केंद्रों के आने से देश में रेडियो की एक नई संस्कृति केंद्र अपने अस्तित्व में आ रही है। यानी रेडियो भी अपनी एक पैठ बना रहा है जनता के बीच में। रेडियो एक ध्वनि माध्यम है और इसकी तत्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा था। ध्वनि तरंगों के जरिए ये देश के कोने कोने तक पहुंचता है। देखो, रेडियो एक ध्वनि का माध्यम है। रेडियो में हम कोई चीज़ देख तो सकते नहीं है, लेकिन सुन सकते हैं। इसकी तत्कालिकता, इसकी घनिष्ठता और इसके प्रभाव के कारण रेडियो का प्रभाव बहुत ज़्यादा लोगों में पड़ा। रेडियो, हर घर घर में रेडियो था। साथ ही गाँव में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जब कोई क्रिकेट का मैच हो रहा होता, जहाँ टीवी या दूरदर्शन नहीं होता है, वहाँ क्या करते थे लोग, रेडियो के पास बैठ करके उसकी कमेंट्री सुनते थे। समाचार भी एक चौपाल पर रेडियो रख दिया जाता था, या शिक्षा का कोई प्रोग्राम आ रहा था वहाँ पर भी रेडियो ले जा करके रख दिया जाता था और बच्चे उनको सुनते थे, या चौपाल पर लोग इकट्ठे होकर के समाचार सुनते थे। तो रेडियो एक तत्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने भी रेडियो को एक बहुत ही अद्भुत शक्ति कहा। ध्वनि तरंगों के जरिए यह देश के कोने कोने तक पहुंचता है। रेडियो किसके जरिए पहुंचता है? ध्वनि तरंगों के जरिए। दूर दराज के गाँव में जहाँ संचार और मनोरंजन के अन्य साधन नहीं होते, वहाँ रेडियो ही एकमात्र साधन है बाहरी दुनिया से जुड़ने का। फिर अखबार और टेलीविज़न की तुलना में ये बहुत सस्ता भी है। देखो, रेडियो एक बार ख़रीद लिया, या तो उसको लाइट से चला लो या फिर उसको सेल से चला लो। अखबार क्या है, रोज़ मंगाएंगे, अखबार के भी पैसे लगते हैं। साथ ही टेलीविज़न की तुलना में भी ये बहुत सस्ता है। अखबार और टेलीविज़न की तुलना में रेडियो सबसे सस्ता साधन है। साथ ही दुनिया से जुड़ने का एकमात्र सबसे अच्छा और सबसे सुलभ साधन भी है, जो दूर दराज के गाँव तक भी पहुँच सकता है। इसकी जो ध्वनि तरंगें हैं वो दूर दूर तक भी पहुँच सकती हैं। इसलिए भारत के दूर दराज के इलाकों में लोगों ने रेडियो क्लब बना लिए हैं। आकाशवाणी के अलावा सैकड़ों निजी एफएम स्टेशनों, बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, डॉयचे वेले, रेडियो जर्मनी, मॉस्को रेडियो, रेडियो पेंचिंग, रेडियो ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विदेशी प्रसारण और हेम अमेच्योर रेडियो क्लबों, स्वतंत्र समूह द्वारा संचालित रेडियो स्टेशन का जाल बिछा हुआ। ये देखो कितने सारे रेडियो स्टेशन हैं। भारत के दूर दराज के इलाकों में लोगों ने रेडियो क्लब बना लिए। मतलब मान लो 5 रेडियो है, तो 5 रेडियो में मतलब लोगों ने क्लब बना लिए। इतने लोग इस रेडियो मतलब यहाँ रख देंगे तो यहाँ ये अपना प्रोग्राम सुनेंगे, इतने लोग वहाँ सुनेंगे, इतने लोग वहाँ सुनेंगे। उसकी भी एक वॉल्यूम की एक क्षमता होती है कि कहाँ तक वो अपनी वॉल्यूम छोड़ सकता है। तो लोगों ने क्लब बना लिए। आकाशवाणी के अलावा सैकड़ों निजी एफएम स्टेशनों, आकाशवाणी था ही, उसके अलावा अब तो बहुत सारे निजी जो एफएम स्टेशन हो गए। उसके अलावा बीबीसी की जो न्यूज़ थी, ये बीबीसी की जो ब्रॉडकास्ट जो इसका होता था बीबीसी का, ये सबसे इसको महत्वपूर्ण माना जाता था और इसकी कही हुई न्यूज़ बिल्कुल सही मानी जाती थी। वॉइस ऑफ अमेरिका, डॉयचे वेले, रेडियो जर्मनी, मॉस्को रेडियो, रेडियो पेंचिंग, रेडियो ऑस्ट्रेलिया जैसी कई विदेशी प्रसारण हैं। ये भी हमारे यहाँ भी होते हैं ये प्रसारण। और हेम अमेच्योर रेडियो क्लबों, स्वतंत्र समूह द्वारा संचालित रेडियो स्टेशनों का आज जाल बिछा हुआ है। यानी रेडियो स्टेशनों का जो जाल है वो भी आज भी बहुत, मतलब ये नहीं कि केवल दूरदर्शन चल रहा है, रेडियो स्टेशनों का जाल भी बहुत बड़े पैमाने पर बिछा हुआ है। तो देखो बच्चों, आज हमने समाचार पत्र और रेडियो के बारे में पढ़े। समाचार पत्र हमारे क्या है, जनसंचार के साधन है। रेडियो भी हमारा जनसंचार का साधन है। इससे पूर्व में हमने पढ़ा कि भारत में किस प्रकार जनसंचार के साधन थे। यानी जो भारत है वो वैदिक भारत है, उसमें जो पश्चिमी देशों से जनसंचार के साधन आए, उससे पूर्व में ही हमारे पास यहाँ जनसंचार के बहुत से साधन थे। तो आप इन रेडियो और आकाशवाणी के बारे में पढ़िए और भारत के पूर्व के जनसंचार आकाशवाणी के बारे में जानने का प्रयास कीजिए और समझने का भी प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।